हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो एक्चुअली आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है वो स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 की एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि इससे पहले जो हमने क्लास 6 से लेकर 9 तक की जो एनसीईआरटी की हमने बात की उसमें क्या किया था मैंने, उसमें मैंने समरी बताया था। क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट था बस उसके उसका जो की कॉन्सेप्ट है वो जानना हमारा जरूरी था। इसलिए मैंने की कॉन्सेप्ट के बारे में उसमें बताया आपको। लेकिन अब जो चीज है उसमें क्या है कि मेरे को जो क्लास 10 वाली जो चीज है ये चैप्टर वाइज जाना पड़ेगा। जी हाँ, क्लास 10 की जो बुक है उसमें मेरे को चैप्टर वाइज जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड ये एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है उसकी पीडीएफ खुली हुई है और एक साइड हमारा नोट खुला है। तो हम आराम से अब ये पढ़ते हुए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ओवरव्यू जाने दीजिए। पहले क्लास चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 का सिंपल सा नाम है पावर शेयरिंग। आखिर पावर शेयरिंग होता क्या है ये जानना। पावर शेयरिंग, यहाँ पे दो कंट्री का नाम दिया गया है, बेल्जियम का और श्रीलंका का। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है। हरियाणा से भी स्मॉलर एरिया है उसका। उसका जो बॉर्डर है नेदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ लगता है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के आसपास है। मतलब हरियाणा के आधा जैसे जनता वहाँ पे रहती होगी। ये जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इस स्मॉल कंट्री में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखे। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% live in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% live in a Wallonia region and speak French. Remaining 1% जो है वो बल्जियन जो जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल 80% पीपल फ्रेंच हैं और 20% डच स्पीकिंग। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि बेल्जियम एक कंट्री है। बेल्जियम एक कंट्री है। इसका हरियाणा जितना उसका एरिया होगा, हरियाणा जितना उसकी पॉपुलेशन होगी या उससे हाफ पॉपुलेशन है। अब इसमें क्या है कि इस कंट्री में 59% लोग क्या बोलते हैं, 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। जस्ट सेकेंड, ये डीएनडी वाला मोड ऑन कर देते हैं। हाँ, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। अभी फ्लेमिश रीजन में रहने और बाकी के जो 40% है वो रहते हैं अपना वालोनिया रीजन में। वालोनिया रीजन में, ठीक है। अब ये दोनों इस रीजन में तो रहते हैं। अब बाकी के जो 1% बच जाते हैं वो बेल्जियन बेल्जियन बेल्जियम में रहते हैं। अब ये जो फ्लेमिश वाले हैं ये क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? ये डच भाषा बोलते हैं। ये डच भाषा बोलते हैं। और जो वोलोनिया वाले हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और ये जर्मन बोलते हैं जो 1% वाले हैं। लेकिन इस बेल्जियम कंट्री का एक कैपिटल है। कैपिटल, इस कैपिटल का नाम क्या है? इस कैपिटल का नाम है ब्रुसेल। अब इस ब्रुसेल में थोड़ा उल्टा है। ब्रुसेल में ऐसा उल्टा है, यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं कैपिटल में और 20% लोग डच बोलने वाले रहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट वाला बात हो गया। ये इसमें इसमें बताना चाह रहा है ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये जो माइनॉरिटी जो ये फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ये फ्रेंच क्या है, ये रिच है, मतलब थोड़ा मतलब अमीर टाइप के लोग हैं। दिस was resented by the Dutch speaking community who got benefit of economic development and education much later. इसने लेट किया, क्या लेट किया? टेंशन। किसके बीच में टेंशन लेट किया? डच स्पीकिंग लोगों के बीच में और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में। इस समय तो 1950s और 1960s के समय में
यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हुआ। ये जो जो टेंशन हो रहा था इनके बीच में, किनके बीच में, इन दो कम्युनिटीज के बीच में, वो ज्यादा कहाँ पे था? ब्रुसेल के साइड में था। अब ब्रुसेल जो है एक स्पेशल प्रॉब्लम बन गया था, उसमें प्रेजेंट कर रहा था कि जो डच स्पीकिंग लोग थे, वो कंट्री में तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन कैपिटल में उनकी तादाद बहुत माइनॉरिटी में थी, कम थी। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं एक अनदर कंट्री से। यहाँ पे सुनिए, इसमें बस इसमें इतना ही जानना है कि बेल्जियम एक कंट्री है जहाँ पे डच और फ्रेंच ये दोनों लोग रहते हैं। डच कैपिटल में कम थे, लेकिन कंट्री में ज्यादा थे। फ्रेंच कैपिटल में ज्यादा थे और कंट्री में कम थे, ऐसा उनका चल रहा था। ऐसा ही सिनेरियो एक श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका एक आइलैंड है जो तमिलनाडु के जो साउथर्न कोस्ट है उससे कुछ ही किलोमीटर दूर पे है। अब यहाँ पे भी माना जाता है कि श्रीलंका में 2 करोड़ लोग रहते हैं, मतलब हरियाणा जितनी पॉपुलेशन। अब अदर नेशन की तरह साउथ एशिया रीजन जैसे कि श्रीलंका है, यहाँ पे भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। मतलब जो भी वहाँ पे लोग हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, ऐसे लोग हैं वहाँ पे। ठीक है। अब मेजर सोशल ग्रुप जैसे है कि सिन्हाला स्पीकर। अब जो सिन्हाला स्पीकर है यहाँ पे, उन वो वहाँ पे ज्यादा है, कितना, 74% है। और तमिल स्पीकर है यहाँ पे। ऐसे ही मान के चलिए कि यही दो है तमिल बोलने वाले, ये 18% है। ये है, ठीक है। एमोंग तमिल्स दे आर टू सब ग्रुप्स है। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री। अब इस तमिल में दो ग्रुप है। ये तमिल जो वो उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और दूसरा दूसरे तमिल है जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था, तब कॉलोनियल के समय वहाँ पे इंडिया से ले गए थे। तो ये दो तमिल वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। अब अब ये जो अ, तमिल बोलने वाले हैं, यहाँ पे उनको श्रीलंकन तमिल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? श्रीलंकन तमिल। यहाँ पे लिखा है ना। और जो 13% है, 13% है। और जो रेस्ट है, फोर फादर जो इंडिया के प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड के समय थे, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई जो श्रीलंका तमिल है, वो नॉर्थन और ईस्ट कंट्री पे कॉन्सेंट्रेट, मतलब वहीं पे रहते हैं। अब मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग जो है वो बुद्धिस्ट है। जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन है? वो बुद्धिस्ट है। अब इसमें से जो मोस्ट ऑफ जो तमिल्स हैं, वो हिंदू हैं या मुस्लिम है, ऐसा ही है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हैं, हु आर बोथ तमिल और सिन्हला, ऐसे। जस्ट इमेजिन करिए कि व्हाट कुड हैपन इस ऐसे सिचुएशन में, क्या हो सकता है। बेल्जियम में तो क्या है कि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो एडवांटेज लेगी नंबरिक मेजोरिटी का और फोर्स का, किस पे? फ्रेंच पे और जर्मन स्पीकिंग लोगों पे। लेकिन दिस वुड पुश अ कॉन्फ्लिक्ट, क्या ये करेगा? जैसे ही कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को क्या कहते हैं, डोमिनेशन दिखाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट तैयार करता है। ये क्या लीड करेगा? ये लीड करेगा मेसी पार्टीशन। किसमें? कंट्री का। जब दो लोग साथ में नहीं रह पाएंगे, दो कम्युनिटी साथ में नहीं रह पाएंगे, तो पार्टीशन होना तय है। लेकिन बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल। इन श्रीलंका सिन्हला कम्युनिटी एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसके पास बिगर मेजोरिटी था, और वो अपना जितना भी उसका रूल वूल था सब एंटायर कंट्री में इम्पोज करने लगी। अब ये देखते हैं कि हुआ क्या। श्रीलंका में मेजोरिटी किसकी थी? सिन्हला कम्युनिटी की। और श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट कब बना? 1948 में बना। तो वहाँ के जो सिन्हला कम्युनिटी की जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें अपने कम्युनिटी को क्या करना है? सिक्योर करना है। उसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया? डोमिनेंस शुरू किया। किस पे? ओवर गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी। तो उसका रिजल्ट क्या आया कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे वो किसके थे? मेजोरिटियन के थे, मतलब सिन्हला के वहाँ पे सुप्रीमेसी आ गई। अब 1956 में
सिन्हला ने अपना अपना जो उनका सिन्हला जो लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज पास किया, ऐसा एक्ट उन्होंने लाया और तमिल को पीछे छोड़ दिया। तो जो गवर्नमेंट थे उनका क्या होने लगा, जो गवर्नमेंट है उसने फॉलो किया प्रेफरेंशियल पॉलिसी, जो क्या फेवर करेगी, किसको फेवर करेगी, सिन्हला के एप्लीकेंट्स को। किसके लिए, जो सिन्हला के एप्लीकेंट्स होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी में कोई अपना पोजीशन बनाना चाहता है, अपना एडमिशन लेना चाहता है या गवर्नमेंट जॉब में, तो सिन्हला सिन्हला लोगों की क्या होगी, प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी होगी। अब ये जो नया कंस्ट्रक्शन होता था, ये था कि वो उनके जो बुद्ध, क्योंकि सिन्हला क्या करते थे, बुद्धिज्म को मानते थे, तो उनको बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट भी करने लगे। लेकिन ये जितना भी गवर्नमेंट मेजर्स हो रहा था, कमिंग वन आफ्टर अनदर, ये एक फीलिंग जाने लगा, जो श्रीलंकन तामिल्स थे उनके अंदर एक फीलिंग जगाने लगा कि भाई ये सिर्फ अपने आप को ही देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे। दे फेल्ट दैट none of the major political parties led by the Buddhist national leader were sensitive to their language and culture। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो मेजोरिटी में है, जो बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ही लैंग्वेज को लेकर, अपने ही कल्चर को लेकर चिंतित है। हमें ऐसा हमें उन्होंने पीछे छोड़ रखा है। दे फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उनको क्या कर डिनाई कर रही है, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। किसमें, जॉब लेने में या फिर कोई और अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी में उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो ये जो श्रीलंकन तामिल्स थे भाई, इनके अंदर वो आने लगा कि भाई ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो रिलेशन था, जस्ट सेकेंड, जो रिलेशन था सिन्हला और तमिल लोगों के बीच में, वो क्या हो गया, वो बिगड़ने लगा, स्ट्रेंड होने लगा। तो जो श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, अपना लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, एक पार्टी, और स्ट्रगल करने लगे कि भाई जो तमिल है, जो श्रीलंकन जो श्रीलंकन तमिल है, उन्हें भी भाई हक मिले। ऐसा करने उनकी भी और लैंग्वेज को भाई पहचाना जाए, उनकी भी रीजनल ऑटोनॉमी हो, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनके भी एजुकेशन का ध्यान रखा जाए, उनको भी जॉब मिले। लेकिन ये जो डिमांड था वो डिनाई हो गई, रिपीटेडली करते रहे लोग। 1980 में क्या हुआ कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए, जिसका नाम था इंडिपेंडेंट तमिल एलम। यहीं से यहीं से शुरू होता है LTTE। LTTE यहीं से शुरू होता है, जो कहा जाता है कि राजीव गांधी के ऑन डेथ का कारण थे। और ये कहाँ पे हुआ, नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में ये शुरू हो गए। ये जो डिस्ट्रस्ट था दोनों के बीच में, जो अब भरोसा नहीं रहा था कम्युनिटी का, वो फैलने लगा और ये क्या होने लगा, एक झगड़े में बदल गया। ये एक सिविल वॉर में बदल गया। ये सबसे बड़ा कहा जाता है कि सबसे अम, बड़ा सिविल वॉर था। एज ए रिजल्ट thousands of people of both side community मारे गए। अब many family were forced to leave the country। बहुत सारे फैमिलीज को क्या किया गया, उन पे दबाव लगाया कि भाई आप कंट्री छोड़ दो। अब वो बहुत सारे क्या रेफ्यूजी बन गए, उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी भी खो दी। तो अभी अब तक हमने इकोनॉमी का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है श्रीलंकन एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। बट उस श्रीलंका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ सब सही चल रहा था, लेकिन ये सिविल वॉर ने उनको सेटबैक मतलब पीछे धकेल दिया, सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री में। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में क्या, बेल्जियम ने एक अलग पाथ लिया। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भाई जो रीजनल डिफरेंस है हमारे कल्चर के और कल्चर डाइवर्सिटीज का, उन्होंने उसको समझा। अब 1970 और 1993 में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। क्या अमेंड किया, 4 बार अमेंड किया, ताकि वो अरेंजमेंट कर सके कि वो एक दूसरे के साथ सेम कंट्री में एक मिलजुल कर रह सके। तो ये जो अरेंजमेंट था वो काम तो कर गया है। बहुत सारे डिफरेंट कंट्री वर्कआउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो काफ़ी इनोवेटिव था। उनका कुछ मॉडल ये है
कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो इक्वल होंगे सेंट्रल और गवर्नमेंट में। मतलब दो जगह प्रॉब्लम थी ना। यहाँ पे जैसे ये है सेंटर और यहाँ पे एक मान लेते हैं कैपिटल। तो सेंटर में क्या किया उन्होंने, सेंटर में डच और फ्रेंच इन दोनों के मिनिस्टर क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, ऐसा उन्होंने मान लिया। तो some special law required to support the majority of member from the linguistic group. Thus, no single community can make decision unilaterally. ठीक है। इसमें बहुत सारे पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट दिए, किसको दिए, स्टेट गवर्नमेंट को। इसके दो रीजन ऑफ द कंट्री, दोनों रीजन ऑफ द कंट्री को। जो स्टेट गवर्नमेंट था वो सब ऑर्डिनेट नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट का। तीसरा कि ब्रुसेल के पास सेपरेट गवर्नमेंट थी दोनों कम्युनिटीज के लिए, ताकि वो इक्वली रिप्रेजेंट कर सके अपने अपने कम्युनिटी को। ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल। क्यों, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है ने एक्सेप्ट किया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल। मतलब जो फ्रेंच कैपिटल में ज्यादा थे, कैपिटल सिटी में ज्यादा थे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप डच में आप यहाँ पे कैपिटल में अपना इक्वल पार्ट ले लीजिए और हमें सेंट्रल में अपना इक्वल पार्ट दे दीजिए। तो दोनों ने एक दूसरे का एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे तीन काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होती है, कौन इलेक्ट करती है, पीपल जो एक लैंग्वेज से की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे डच हुआ, फ्रेंच हुआ, स्पीक हुआ, नो मैटर कि वो कहाँ पे रह रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट है उनके पास एक पावर है, किसके रिलेटेड पावर है, कि वो अपना कल्चरल, एजुकेशनल और जो लैंग्वेज के रिलेटेड जो इश्यू है वो सॉल्व कर सकते हैं। जो ये लोग सिलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को अपने कम्युनिटी के रिलेटेड, इन गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो अपने लैंग्वेज के रिलेटेड, अपने एजुकेशन के रिलेटेड, अपने कल्चरल के रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसे सॉल्व कर पाए। यू माइट फाइंड दैट बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद यहाँ पे भी जो लोग रहते हैं बेल्जियम में, वो इसको क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। बट ये जो अरेंजमेंट है अभी तक इतने सालों से सही से काम कर रहा है, और ये हेल्प कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है, कि भाई कोई सिविक स्ट्राइक ना हो, मतलब दो लोगों के बीच में झगड़ा ना हो, दो ये जो मेजर कम्युनिटी है उनके बीच में झगड़ा ना हो, और कोई पॉसिबल डिवीजन ना हो कंट्री का लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक भाषा में, मतलब भाषा के तौर पे। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as a headquarter। तो ब्रुसेल को एज अ हेडक्वार्टर चुना गया, किसका, यूरोपियन कंट्री का। ये था। अ, हमने इस स्टोरी से क्या पढ़ा, बेल्जियम और श्रीलंका की, कि दोनों कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन वो जो पावर शेयरिंग है उससे कैसे डील करना है, वो डील करने का तरीका अलग है। बेल्जियम ने लीडर्स ने रियलाइज किया कि भाई हमको यूनिटी चाहिए कंट्री में, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एक दूसरे की फीलिंग और उनके अलग अलग जो कम्युनिटी की जो इंटरेस्ट है उनको समझेंगे, उनके रीजन को समझेंगे। ऐसा रियलाइजेशन रिजल्ट क्या हुआ, कि वो दोनों म्यूचुअली एक्सेप्टली जैसे कि पावर शेयरिंग किया, और आज तक वो सही से चल रहा है। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, मतलब एक कम्युनिटी जो डोमिनेंस है वो और बढ़ना चाहती थी, ये क्या हुआ, मेजोरिटी जो कम्युनिटी थी वांट टू फोर्स और डोमिनेंस करना चाहती थी। इस पे अलग अलग उनके जो माइनॉरिटी में थे उन पे, और कहा कि भाई हमें जो पावर शेयरिंग है वो नहीं करना है, ये रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। और इससे क्या हुआ कि अंडरमाइन, मतलब जो जो कंट्री की एकता थी वो खतरे में आ गई। ये हुआ। दूसरा है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, डिजायरेबल क्यों है। दस दो डिफरेंट सेट ऑफ रीजन है जो दिया जा सकता है पावर शेयरिंग के फेवर में। फर्स्टली जो पावर शेयरिंग होता है वो अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है रिड्यूस करना
कम करने में मदद करते हैं। क्या कम करना चाहता है? कॉन्फ्लिक्ट कम करना चाहता है। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? कॉन्फ्लिक्ट जो वहाँ के लोगों के सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको ये कम करना चाहता है। अब ये जैसे कि कौन सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या वायलेंस लाएगा, जो पॉलिटिकल होगा वो इनस्टेबिलिटी लाएगा वहाँ पे। तो पावर शेयरिंग जो है वो अच्छा तरीका है स्टेबिलिटी लाने का किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल में। Imposing the will of majority community over other may look like attractive option in the short run। मतलब कोई मेजोरिटी कम्युनिटी क्या कर रही है, दूसरे पर डोमिनेंस कर रही है, ये बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन दिख सकता है लेकिन छोटे समय के लिए। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, उनकी जो एकता होगी, यूनिटी ऑफ द नेशन होगा, वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है। टिरानी ऑफ द मेजोरिटी इज जस्ट नॉट ऑप्रेसिव। मतलब किसी मेजोरिटी का भाई हम बोल बाका चलता रहे ये सही नहीं है, और माइनॉरिटी क्या है, हमेशा ऑप्रेस होता रहे, ये सही नहीं है। क्या करते हैं, ये कभी कभी मेजोरिटी को भी र्यून मतलब बिगाड़ देता है। ये जो सेकेंड दिस इज देयर इज सेकेंड डीपर रीजन कि पावर शेयरिंग क्यों है डेमोक्रेसीज के लिए। पावर शेयरिंग जो है वो एक डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मेन जो रूट है, रूट स्पिरिट, ये क्या है कि भाई पावर शेयरिंग होना चाहिए। सब काम कोई एक नहीं करेगा, जो भी काम होगा वो डिवाइड कर दिया रहेगा। भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और हम एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। एक जो डेमोक्रेटिक रूल होता है इसमें इन्वॉल्व होता है शेयरिंग पावर विथ, जो भी उनके जो एक्सरसाइज होते हैं उनके थ्रू भाई पावर को शेयर किया जाए। And who have to live with its effect. People have right to consult and on how they governed। पीपल के पास राइट होता है कि वो कंसल्ट कर सके कि कैसे वो गवर्न करेंगे। ये जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है इज वन जहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेशन लेते हैं कि भाई कौन गवर्नमेंट का चलाएगा, कौन सिस्टम चलाएगा उसमें। लेट अस कॉल फर्स्ट सेट रिलीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। प्रूडेंशियल और मोरल। और प्रूडेंशियल रीजन जो है वो स्टेट्स करता है किस पे, पावर शेयरिंग पे, जो बेटर आउटकम लेकर आएगा। और जो मोरल रीजन है वो एड करता है कि जो पावर शेयरिंग है वो एक जनता के लिए वैल्यूएबल होगा। ठीक है, और इसमें कुछ पढ़ने लायक। ये तो स्टोरी है, स्टोरी जान दीजिए। स्टोरी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये पढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। आइडिया पावर शेयरिंग जो है इमर्ज हुआ कहाँ पे, ऑपोजिशन में, किस लिए, टू द नोशन अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर अनडिवाइडेड रहे उसके लिए पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हुआ। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन। बहुत समय से ऐसा होता था किसी एक ग्रुप, किसी एक लोगों के पास सारा का सारा पावर जो है वो रिसाइड हुआ और एक ही जगह पे रहे। इट वॉज फेल्ट दैट if power decide is dispersed, it would be not possible to take a quick decision and to enforce them। अगर एक ही लोगों के पास इट वॉज फेल्ड है, उस समय फेल किया जाता था, ऐसा फील होता था कि अगर एक लोगों के पास ही पावर होगा, एक ही जगह पे पावर होगा, एक ही ग्रुप के पास पावर होगा, तो जो भी डिसीजन लेने में जो भी या उनको लागू कराने में जो काम आएगा वो बहुत तेजी से होगा। बट दिस नोशन चेंज हुआ जब डेमोक्रेसी इमरजेंस हुई। जब डेमोक्रेसी आई तो ये वाला जो मेंटेलिटी थी वो चेंज हुई। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट प्रिंसिपल आर इज दैट द पीपल जो है सोर्स होते हैं किसके, पॉलिटिकल पावर के। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल के लोगों को कौन चुनते हैं, ये लोग ही चुनते हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कौन है, लोग हैं। डेमोक्रेसी में पीपल रूल करते हैं अपने आप से, थ्रू, कैसे, क्योंकि वो अपना अपना गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नेंस खुद चुन रहे होते हैं। एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिस्पेक्ट किया जाता है सारे डाइवर्स ग्रुप का, उनके व्यूज का, जो भी सोसाइटीज में हो रहे होते हैं।
सबके पास खुद की आवाज होती है कि भाई हमें कैसी पब्लिक पॉलिसी चाहिए। देयरफॉर ये फॉलो करता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पूरे सिटीजन्स में जितना पॉसिबल हो। मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर है वो शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट common arrangements that we have or will come across. First, power is sharing among different organs of the government. पावर जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर हो रहा होता है। ठीक है, सच है जैसे कि लेजिस्लेटिव हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ और जुडिशरी हुआ, ये क्या ये शेयर हो रहा है। अब इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये पावर जो है अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ये सेम लेवल पे होंगे लेकिन जो इनका फंक्शंस होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और सच एज सेपरेशन इंश्योर करता है कि डेट नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ऊपर से ये भी इंश्योर करना होता है, ये भी इंश्योर करना होता है कि कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी हो उसके पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनलिमिटेड पावर नहीं होना चाहिए। ये रिजल्ट करता है बैलेंस ऑफ पावर। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे एग्जीक्यूटिव एक इंस्टीट्यूशन हुआ, लेजिस्लेटिव वो इंस्टीट्यूशन हुआ, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन हुआ। इसमें क्या बैलेंस लेकर आता है। अभी हम मैंने पिछले वाले में डेमोक्रेसी क्या होती है, मिनिस्टर कैसे होते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सब हमने स्टेट असेंबलीज कैसे होती है, ये सब पिछले वाले बुक्स या पिछले वाले में सबने हमने पढ़ा। ठीक है, इसी में ही जैसे कि यहाँ पे लिखा है दे कैन चेक द फंक्शन, मतलब चेक एंड बैलेंस का भी एक सिस्टम होता है कि अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो या जुडिशरी हो, हर कोई एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस लगा सकता है। पावर कैन बी शेयर्ड एमोंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। हर एक लेवल पे जो पावर है गवर्नमेंट्स की वो अलग अलग लेवल पे शेयर हो सकती है, जैसे कि जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल रीजनल लेवल। एक तो ये हो गया कंट्री लेवल पे, और एक होता है स्टेट प्लस रीजनल लेवल पे। इन दोनों लेवल पे पावर शेयरिंग का होता है। तो जो ये जनरल गवर्नमेंट होती है फॉर एंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अब जो कंट्री लेवल पे है उसको क्या कहते हैं, फेडरल, इसी को फेडरल गवर्नमेंट करते हैं। इन इंडिया वे रेफर्ड एज सेंट्रल एज ए यूनियन गवर्नमेंट। हम इंडिया में इसको क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। The government at the provincial or regional level are called by names in different countries. In India, we call them a state government. अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन इंडिया में हम उसको क्या कहते हैं, इंडिया में कहते हैं भाई तुम स्टेट गवर्नमेंट हो, ऐसा कहते हैं। ये जो सिस्टम जो है नॉट फॉलो, ये सारे कंट्री में नहीं फॉलो किया जाता है। देयर आर मेनी कंट्री जहाँ पे कोई प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, बट उन कंट्री में हमारे जैसा दे आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो अलग अलग नाम से अपने अपने लेवल पे गवर्नमेंट का नाम देते हैं। दिस इज वाई दे डिड इन बेल्जियम बट रिफ्यूज इन श्रीलंका। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन, कहा जाता है इसको, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। जो जो सेम प्रिंसिपल है वो एक्सटेंड हो गया कहाँ तक, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट से भी जो नीचे लेवल की गवर्नमेंट होती है वहां तक भी होगी, जैसे कि म्यूनसिपालिटी हुआ, पंचायत हुआ, यहाँ तक भी आ, ये एक्सटेंड हुआ। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल, इसको हायर और लोअर लेवल पे भी किस क्या कह सकते हैं, डिवीजन ऑफ पावर का नाम दे सकते हैं कि सिर्फ हायर लेवल पे नहीं,
लोअर लेवल पे भी डिवीजन ऑफ पावर हुआ है। इसको कहते हैं गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अभी तक हॉरिजॉन्टल था, एक जगह लेजिस्लेटिव था, एग्जीक्यूटिव था और जुडिशरी था, यहाँ पे ही हुआ था। लेकिन अब लोअर लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी आ गया, म्यूनसिपालिटी लेवल पे भी आ गया, पंचायत लेवल पे भी आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से काम कर रहा है। तीसरा, पावर में भी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप के पास भी पावर होना चाहिए। जैसे कि कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप है, उनको ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है जैसे कि बेल्जियम में थी, ये गुड एग्जांपल है इस अरेंजमेंट का। कुछ कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट ऐसा है कि यहाँ पे सोशली वीकर सेक्शन और वुमेन को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है। कहाँ पे, लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या काम करती है, पार्लियामेंट हमारे कंपनी में क्या काम करती है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट का मतलब होता है कि स्पेस देना गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में वो डाइवर्स सोशल ग्रुप का, वो अदरवाइज वो अदरवाइज क्या फील करेंगे भाई कि भाई हम यहाँ के नहीं है, हमें अलग रखा जा रहा है। तो ये जो मेथड है, ये दिया जाता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, ताकि वो फेयर शेयर कर सके अपने पावर में। चैप्टर 3 में आगे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप या फिर मूवमेंट्स में। इन तीनों में हम देख सकते हैं पावर शेयरिंग का, जो कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करते हैं उस पावर को। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स के पास फ्रीडम होता है कि वो चूज करें अपने वेरियस कंटेंडर्स को, किसके लिए, पावर के लिए। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में ये लिया जाता है कि फॉर्म ऑफ जो कंपटीशन है बहुत सारे पार्टीज की, वो बनाई जाती है। ऐसे कंपटीशन क्या इंश्योर करते हैं कि जो पावर है वो किसी एक हाथ में ना रहे। लॉन्ग रन, बहुत लंबे समय के लिए ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग आइडियोलॉजी को, अलग अलग सोशल ग्रुप को, वो पावर शेयर करे। कभी कभी क्या होता है, ऐसे जो शेयरिंग होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टी को अलायंस करके या उनको उनसे वोट करवा के बनाया जाता है। ये जो अलायंस है, जो है कभी कभी क्या कोalition आता है, इसलिए वो एक पावर शेयर करते हैं कि भाई तुम्हें ये इतना काम करना है, मुझे इतना काम करना है, अपने अपने कम्युनिटीज को लेकर। डेमोक्रेसी में हम इसके लिए इंटरेस्ट ग्रुप फाइंड कर मिलता है हमें, जो क्या करते हैं, जैसे कोई ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं। इन सब को लेकर हम इनके सब के रिप्रेजेंटेशन को लेकर हम पावर शेयरिंग को शुरू करते हैं, मतलब ऐसे लोगों को लेकर हम गवर्नमेंट बनाते हैं। दे ऑल्सो विल हैव शेयर इन गवर्नमेंट पावर, मतलब गवर्नमेंटल पावर उनको दिया जाता है। आइदर दो, मतलब कि वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं गवर्नमेंटल कमिटीज में, और अपने अपना जो उनके हित के लिए जो डिसीजन मेकिंग में जो भी करना है उसके लिए वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चैप्टर 4 में हम और सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो ये थी, ठीक है, तो इतना ही था कुछ इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखिए अब जो क्लास 10 की है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इसलिए मैं चैप्टर वाइज जाऊंगा, इसका मैं सैमरी नहीं निकाल सकता, चैप्टर वाइज ही जाना पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए मैंने ये किया हुआ है। ठीक है, बहुत समय हो गया आई थिंक, चलिए अब बंद करते हैं इसको। थैंक यू।